चलिए भी देखें आज नेक्स्ट पीरियड है एक्टिव पैसिव का, उसमें देखें क्या एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा। Who asked you to draft this letter? Who asked you to draft this letter? जैसा आप देख रहे हैं सिंपली सेंटेंस है। बताइए टेंस बताइए। पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि जो आस्क है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया और कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ चेंज नहीं है इसमें। तो बाय चांस हु को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। आस्क को क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और ये सारा क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? टू से जुड़ा हुआ है और टू क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक, दोबारा फिर वही लाइन लिखवाइए मुझे एक बार। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब तो ये लाइन सभी को याद हो गई होगी। तो इंटरोगेटिव है और सिंपल सेंटेंस है। सिंपल से मतलब एक ही वर्ड है, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। तो हु को देखते क्या कर देते हैं? बाय हुम कर देते हैं। उसके बाद इसके बाद क्या लिखेंगे? अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू ही हो जाएगा। तो यू ही एक ऐसा प्रोनाउन होता है कि जब उसे आप सब्जेक्ट बनाओ या उसे ऑब्जेक्ट बनाओ तो उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। और यू को क्या माना जाता है? प्लूरल। तो पास्ट इंडेफिनिट था है तो पास्ट इंडेफिनिट में या तो वाज आता है या वर आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा क्योंकि यू प्लूरल था। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट इसमें है नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड इसमें कोई आता नहीं। एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब बी, बीन या बीन, इन तीनों को एक्स्ट्रा वर्ड कहा जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है आस्क। उसके बाद क्या है? रिमेनिंग पार्ट, टू ड्राफ्ट दिस लेटर। और जी बाई आ चुका है पहले, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, बचा क्या? क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव बन गया। बाय हुम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर। और पैसिव कहाँ है? यहाँ पे है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? थर्ड फॉर्म। तो सिंपली सेंटेंस था जैसे कि आपने देखा। नेक्स्ट है thick clouds have overcast the sky. Thick clouds have overcast the sky. ठीक, बताइए कौन सा टेंस है? बोल भाई क्या बात हुई? प्रेजेंट परफेक्ट है या है में से कोई एक आएगा, अगर भी थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है और ये इंटरोगेटिव नहीं है। इंटरोगेटिव नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ये जो थिक क्लाउड्स है ये पूरा यहाँ के साथ काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। जबकि हम बोल सकते हैं कि जो क्लाउड्स है वो क्या है? नाउन, और थिक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस में दोनों के साथ काम करेंगे, सब्जेक्ट के साथ काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते ना। मेन नाउन क्या है? क्लाउड्स, और थिक किसके लिए आया है? क्लाउड्स के लिए, तो अलग तो नहीं हो सकते। ये जो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये जो ओवरकास्ट है क्या है? मेन वर्ब। और द स्काई क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। तो द स्काई इधर लेकर आइए, पैसिव बनाना है द स्काई। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए ऑब्जेक्ट से, क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं था। अब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब या तो हैज आता है या हैव आता है। सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। अब क्योंकि द स्काई सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज आएगा। यहाँ तो हैव इसलिए आया था क्योंकि ये प्लूरल था।
अब इससे ऐसा कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आनी है, या तो हैज आए या हैव आए। ये बात क्लियर हुई? तो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट सेंटेंस में है नहीं, छोड़ दिया जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें आता है, बी, बीइंग, और बीन में से क्या आता है? बीन आता है, इसलिए बीन लगाना पड़ेगा। ये हो गया हैज बीन। उसके बाद क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो ओवरकास्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओवरकास्ट ही होती है। वैसे भी हैज और हैव के बाद क्या आती है? थर्ड फॉर्म ही आती है, तो वो थर्ड फॉर्म ही है। ठीक, हैज बीन, ओवरकास्ट। उसके बाद क्या? बाई। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? थिक क्लाउड्स, और बाद में फुल स्टॉप। अभी हमारा सेंटेंस बन गया कि द स्काई हैज बीन ओवरकास्ट बाई थिक क्लाउड्स बन गया। इसमें बस मैंने जो लिखा है वो इसलिए लिखा है, इस वर्ब की वजह से लिखा है, क्योंकि जो स्टूडेंट इस वर्ब को नहीं जानते हैं ध्यान में आता है ओवरकास्टेड, और वो यहाँ गलती करते ही करते हैं, मतलब फिलो में निकल जाता है क्या? ओवरकास्टेड। और वहाँ ऑप्शन में तो लिख के दिखाएंगे श्योर। तो ये एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी तीनों फॉर्म ओवरकास्ट ही होती है। ओवर को अगर मैं हटा भी दूं तो मेन रूट वर्ड क्या है? कास्ट। तो जब हमने वर्ड पढ़ी भी थी तब भी उसमें आपको लिखाया गया होगा कास्ट, 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 और एक होता है कोस्ट, कोस्ट, कोस्ट। तो इन तीनों की फॉर्म सेम ही होती है, तो गलती से भी ओवरकास्टेड ना कर दें, है ना, वरना वो वहीं गलत हो जाएगा। बाकी फिलो में ऐसा लगता है कि हाँ ओवरकास्टेड ही होगा, इसलिए इसका ध्यान रखें स्पेशली। नेक्स्ट है वी मस्ट एंड्योर। वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, और वजह फिर वही है क्योंकि ये डिफरेंट है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक, अगर हम अपने रूल्स और रेगुलेशन की बात करें जो हमने पढ़े हैं एक्टिव पैसिव को अच्छी तरह से समझने के लिए, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि भाई मस्ट है तो मस्ट क्या होता है? मॉडल। तो मॉडल रूल से बन जाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि इसमें दो सेंटेंस अटैच है, वी मस्ट एंड्योर, यहाँ तो ये सेंटेंस पूरा हो गया है, फिर वाट से जोड़ा गया है दूसरा सेंटेंस वी कैन नॉट क्योर, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये एक ही सेंटेंस होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम उसे मॉडल से ही बना देते। बाकी सेंटेंस की सेंस क्या है? सेंस ये कह रहे हैं एंड्योर माने होता है बर्दाश्त करना, बियर करना, कि वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर, कि जिसे हम ठीक नहीं कर सकते उसे बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है भाई, या तो अपने हिसाब से चीजों को बदलने की सोचो, ये जिस मतलब यूज किया जाता है वो बता रहा हूँ। मान सोसाइटी में मेरे हिसाब से कुछ चीज गलत चल रही है, तो या तो मेरे में इतना सामर्थ्य हो कि मैं उन्हें बदल पाऊं, और अगर मान लो नहीं है तो फिर उन्हें बर्दाश्त करना सीखो, उनके साथ एडजस्ट करना सीखो, ये मतलब है इसका। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? तो डेफिनेटली एक्टिव है, क्योंकि ये मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसलिए पैसिव तो नहीं हो सकता। पैसिव तो तभी हो सकता है जब मॉडल के बाद बी लगे और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगे, जो मॉडल का फंक्शन मैंने बता रखा है। तो एक्टिव है और मुझे इसका पैसिव बनाना है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या है? दो सेंटेंस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मैं हाँ तो देख सकता हूँ कि भाई ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? मॉडल, लिख भी देता हूँ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एम फॉर मॉडल वर्ब होगी, और जो एंड्योर है क्या होगी? मेन वर्ब, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो मुझे फिर ये सब्जेक्ट कहना पड़ेगा और मुझे फिर वर्ब कहनी पड़ेगी, लेकिन जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है उससे कुछ होने वाला है नहीं, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए मुझे इस सेंटेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना है? देखिए, ये जो बाद वाला हिस्सा है वी कैन नॉट क्योर, इसे पूरे को आप ऑब्जेक्ट मान लो, पूरे सेंटेंस को ही ऑब्जेक्ट मान के देखो। तो मैं इसे शुरू में लाऊंगा, ठीक? तो मैंने लिखा वी कैन नॉट क्योर, वी कैन नॉट क्योर। अब क्या बचा? ये वाला हिस्सा बच गया, मस्ट एंड्योर, यहां कॉमा लगाओ, और यहां लिख दिया मैंने मस्ट
एंड्योर। अभी सेंटेंस नहीं बना, अभी तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा वी कैन नॉट क्योर लिख लिया, फिर मस्ट भी ऐसे उतार दिया, और एक वर्ड थी एंड्योर वो भी ऐसे लिख लिया। अब एक तो वर्ड बच रहा है ये वर्ड जो मैंने नहीं लिखा है, और वी कितनी बार आ रहा था? 2 बार। तो कायदे में तो मुझे 2 बार लिखना चाहिए। लेकिन एक अच्छी इंग्लिश में क्या होता है कि अगर मान लिया एक सब्जेक्ट से ही 2 या 3 सेंटेंस बने हुए हैं तो सब्जेक्ट को बार बार लिख के दिखाया नहीं जाता, एक ही सब्जेक्ट से काम चलाया जाता है। तो मेरी भी कोशिश वही रहेगी कि वी को मैं 2 बार रिपीट ना करूं, वो एक बार से काम चल जाए। अब क्या करेंगे इसे देखिएगा, ये जो वाट है इसे तो मैं लिख रहा हूँ शुरू में, क्यों लिख रहा हूँ ये बताऊंगा। वाट वी कैन नॉट क्योर और मस्ट बी एंड्योर्ड। वाट वी कैन नॉट क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड। पहले इसका एक बार आंसर देख लेते हैं, ये आ रहा है नहीं आ रहा जी। भाई इसमें थोड़ा सा चेंज और भी कर सकते हैं, वो थोड़ा चेंज और बताऊंगा आपको। सेंटेंस से पूरा एक्टिव मिला आपको, 2 पार्ट मिले, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अब वहां जो ऑप्शंस आएंगे आपके वो कई तरह से बन सकते हैं। मैंने अभी इसमें ये जो पहले वाला हिस्सा है इसे पैसिव नहीं बनाया, क्योंकि मैं अगर इसे पैसिव बनाता तो कैन के बाद क्या लगता? बी लगता। ये भी तो मॉडल ही है ना, और ये भी क्या है? मॉडल ही है। तो मैंने सिर्फ इस वाले हिस्से को पैसिव बनाया। एक पार्ट ये हो सकता है, दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि मैं कैन वाले में को मॉडल बनाऊं, सॉरी पैसिव बनाऊं, मतलब यहाँ बी लगाऊं और इस वाले पार्ट को हटा दूं। एक ऑप्शन हो सकता है कि दोनों में बी लगाऊं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये सारे ऑप्शन में लिखे हुए आएंगे आप, ठीक। तो इसका जो बेस्ट है, बेस्ट तो लिख के दिखाना था मैं, बेस्ट वही है जब दोनों में मैंने जगह छोड़ दी थी, इसलिए कि जब दोनों में आप बी लगाओगे वो इसका बेस्ट है। यानी कि एक कैन का मॉडल, एक बी यहाँ लगाओ और बी के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, तो यहाँ डी लग जाएगा, ठीक। तो सेंटेंस क्या बना? व्हाट वी कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ये इसका बेस्ट है जो आपको नंबर देगा। मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश ये करी है, इस सेंटेंस में 2 पार्ट हैं, तो जो ऑप्शन बनाएगा कभी पहले पार्ट को पैसिव बनाएगा, कभी दूसरे पार्ट को पैसिव बनाएगा, और बनने चाहिए क्या? दोनों पार्ट पैसिव, जो ये मैंने लिख के दिखाया है। तो ये क्या है? बेस्ट है। अब इस वार्ड की समस्या रह गई कि ये वार्ड बीच में था, शुरू में क्यों आ गया? तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वैसे आपको समझाना पड़ेगा। यहां देखते हैं, ये जो वाट है एक जो नॉर्मल चीज होती है वाट के बारे में, वो सिर्फ ये होती है कि वाट माने क्या, है ना। हम ऐसा बस समझ लेते हैं कि भाई जहां क्या होगा हम उसे वाट से रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लिया मुझे किसी ने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बहुत जल्दी करके बोलूंगा कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे मैं बोल दूंगा और मुझे एक बात क्लियर हो जाएगी भाई व्हाट माने क्या है, क्या है। लेकिन व्हाट का कुछ अलग भी यूज होता है, ठीक। वो क्या यूज होता है देखिए, तो समझाने की कोशिश करता हूं मैंने। एग्जाम्पल है, आई टीच डैश you want to learn। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई टीच, हिंदी में बता दो थोड़ा सा, मैं पढ़ाता हूं डैश यू वांट टू लर्न। तो मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं जो तुम सीखना चाहते हो मैं वो पढ़ा देता हूं, ये मैं लिखना चाह रहा हूं। अब मान लीजिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने लिख दिया, पहला ऑप्शन लिख दिया डैट, दूसरा ऑप्शन लिखा विच, तीसरा ऑप्शन लिख दिया विच एवर, चौथा लिख दिया सच। और मैंने आपसे कहा कि भाई इनमें से आप किस पे निशान लगाओगे फिल इन द ब्लैंक्स, बताओ अपनी राय जो भी देना चाहो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा?
राइम आ गई है बस, विच। ये इसका जो आंसर आएगा आपका भी यही है, कुछ और है? सर दैट नहीं आएगा। वो तो मैं कहना चाहिए, बोलना चाहिए। किसी ने कहा विच आएगा, किसी ने कहा डेट आएगा, लेकिन जो इसका आंसर है वो मैंने ऑप्शन में लिखा ही नहीं है। वो आएगा व्हाट। अब होता क्या है, होता फिर वही है, जब मैं सेंटेंस की हिंदी निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक, तो देखिए, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं जो तुम पढ़ना चाहते हो, ऐसे मैं हिंदी में कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही वो वर्ड आएगा जो, तो जो मैं साउंड कर दूंगा, बीच वाले क्या होता है, जो होता है। हालांकि हु माने भी जो होता है, लेकिन हु किसके लिए आता है, लिविंग के लिए। इसे मैंने हु लिखा है, अलग सा हो जाता है कि ये तो आना ही नहीं, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट इस पर निशान लगा देंगे बीच पे, थोड़ा बहुत क्या लगा देंगे, डेट पे लगा देंगे, क्योंकि डेट लिविंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और नॉन लिविंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, जब हम किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। ये फिर बाद में बताऊंगा किसी दिन डेट वगैरह के बारे में। अभी फिलहाल मैं वाट बता रहा हूँ कि वाट का स्पेशल यूज क्या होता है। तो यहाँ बच्चों ने कहा कि यहाँ क्या आएगा, वाट आएगा। अब कोई पूछे कि जी वाट क्यों आएगा, वाट की हिंदी तो क्या होती है, क्या होती है ना, यहाँ तो कोई क्या की सेंस ही नहीं बन रही। तो रीजन ये है, अगर मान लिया वाट ये क्लियर ना हो कि यहाँ पे जो ये वर्ड आया है ये किसके लिए आया है, मतलब एक इनकम्प्लीट सेंस हो सेंटेंस के अंदर। जैसे मैंने कहा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, यहाँ ये पता नहीं चल पाया कि मैं पढ़ाता क्या हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं। तो मैं से क्या कह रहा हूं, इनकम्प्लीट सेंस, समझ रहे हो। तो जब जब इनकम्प्लीट सेंस आएगी तो वो जो अगला वर्ड है जो आप कनेक्टिव बोल सकते हो, वो क्या आना है, व्हाट। ये इसका एक स्पेशल यूज है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे लिख भी देता हूं, इनकम्प्लीट सेंस। समझा मैंने आपको दिया, बात समझ में आई है। अगर मैं यहां कह देता आई टीच दिस सब्जेक्ट, आई टीच हिंदी, मैं कुछ ऐसा करके रिप्रेजेंट कर देता कि वो बात क्लियर हो जाती, तो फिर यहाँ क्या आता, डेट है। क्योंकि डेट का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन करना। लेकिन इंडिकेशन तभी तो होगा जब चीज पूरी होगी, पूरी तरह से उसकी व्याख्या की जाएगी, और जहां इनकम्प्लीट सेंस होगी वहां क्या आएगा, व्हाट। अभी सेंटेंस में आ जाओ, ये बाजू में समझाई, इसमें आई थोड़ी बहुत। अब यहाँ आ जाओ, अभी मैं व्हाट नहीं बोल रहा, यहां से शुरुआत करो। वी कैन नॉट बी क्योर्ड, हम ठीक नहीं कर सकते। मस्ट बी एंड्योर, बर्दाश्त करना चाहिए, ये इसकी सेंस होगी थोड़ी सी, ठीक। इसमें ये पता नहीं चल पाया कि किसको ठीक करने की बात हुई है, किसे बर्दाश्त करने की बात हुई। तो क्या सेंस बनी, इनकम्प्लीट सेंस बनी। तो जब जब इनकम्प्लीट सेंस आएगी, उस सेंटेंस की स्टार्टिंग या जो मेन वर्ड होगा वो क्या होगा, व्हाट होगा। जो यहाँ बीच में काम कर रहा था वो अब आपको शुरू में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसिव है, तो इसकी जो इंटेंशन बनेगी वर्ड की वो शुरू में बनेगी। तो थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। बाकी ये सेंटेंस पूरा यूनिक है, कोई भी आप किताब पढ़ोगे इंग्लिश की, किसी भी तरह की किताब पढ़ लोगे, ऐसा कोई दूसरा सेंटेंस नहीं मिल रहा, ठीक। बाकी थोड़ा सा मैंने समझा दिया आपको कि व्हाट क्यों आया है, कैसे मैंने करा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, ठीक। आगे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, पहचानो कौन सा है, इंपेरेटिव है, क्योंकि जो इंपेरेटिव होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और द ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो दो तरीके बताए थे आपको, एक तो लेट वाला बताया था और एक बताया था यू आर रिक्वेस्टेड टू वगैरह करके इस तरह से। तो
तो किससे बनाओगे इसे? डिफरेंस तो बताया था ना आपको, बताओ। मतलब बन तो दोनों से ही जाएगा, मैं फिर वही बात कहूंगा, दोनों से आप बना सकते हो, गलत कोई नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने बता रखी है ना कि जहां नंबर मिलेगा लेट से बनाओगे। क्यों? ऑब्जेक्ट मैंने आपसे कह रखा कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो लेट से प्रीफर किया करो उसे बनाना, ठीक है? तो लेट से बनाते हैं। रूल क्या था वैसे बाय द वे इसका? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फंक्शन बताया था मैंने कि इंपेरेटिव का जो पैसिव इससे बनता है, इसे बना दिया जाए। क्या बनेगा? लेट द ऑर्डर, फिर बी और बी की थर्ड फॉर्म गिवन। तो ये इसका पैसिव बन गया, लेट द ऑर्डर बी गिवन। नेक्स्ट, I remember my sister. I remember my sister taking me to the museum. Taking me to the म्यूजियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, ठीक? और वही बात, सिंपल सेंटेंस है नहीं, क्योंकि दो दो वर्ब आ रही हैं। एक वर्ब क्या है? रिमेंबर, और एक वर्ब क्या है? टेकिंग। तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक? फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, कई एग्जाम्पल हमने कर लिए और मुझे याद आ रहा है शायद एक एग्जाम्पल मैंने रिमेंबर वाला भी कराया था, मुझे याद आ रहा है, श्योर मैंने कराया था अभी 1-2 दिन पहले। तो जैसा वो बनवाया था ठीक ऐसे ही ये बनेगा। फिर भी आप कोई आप में से ऐसा है जो इसे देख के बता दे डायरेक्ट कि भाई ये पैसिव बनेगा इसका? सर जो हमें एक्शन क्लियरली बता रही हो, नहीं बोल, आप मुझे बोल के बता दो पूरा ये पैसिव बनेगा। भाई चीज तो समझ में आ गई आपको, क्योंकि मुझे एकदम याद आया कि मैं ऐसा करा चुका हूँ। मैंने उस दिन में कहा था कि रिमेंबर एक स्पेशल वर्ब होती है और ऐसे सेंटेंस रिपीट होते ही होते हैं, तो रिपीट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जो आपके मन में आ रहा है कि भाई ये बनेगा, बता दो मुझे। I remember my sister being taken me to the museum. काफी सही है, बस थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम है, बस काफी सही। ये वही है जो मैंने कहा था, जो याद आया है अभी आपको कि भाई जो मेन वर्ब है वो क्या है? टेकिंग। तो पैसिव जो बनेगा वो मेन वर्ब का बनेगा, इसे आपको टच नहीं करना है, याद आएगा अभी आपको, ठीक है? अब इन्होंने जो बताया सही बताया, थोड़ा सा चेंज करना है। इन्होंने बताया आई रिमेंबर माई सिस्टर बीइंग टेकन मी टू द म्यूजियम, ये इन्होंने बताया, ठीक? तो इसे मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। शुरू में ऐसे लिखना है आपको, आई रिमेंबर, ठीक है? क्योंकि मैं कह चुका हूं कि अगर दो वर्ब आ रही है बच्चे तो इस रूल से काम नहीं चलेगा, ये अब सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो रिमेंबर को तो स्पेशली याद रखो, ये याद रखो कि इसमें दो वर्ब हैं, तो ये तो बस कह रहा है कि मुझे याद है, लेकिन जो मेन एक्शन है वो ये है, तो मेन एक्शन का ही पैसिव बनेगा, इसका पैसिव बनेगा। तो आई रिमेंबर तो मैंने ऐसे लिखा। अब माई सिस्टर को यहां ना लिखो, आप सीधा जो टेकिंग लिखा हुआ है पहले से लिखिए, आई रिमेंबर बीइंग टेकन, मुझे याद है कि मैं ले जाया गया, है ना? बीइंग टेकन मतलब ये हो गया। अब कहाँ ले जाया गया, पहले उसकी सेंस को कंप्लीट करो, टू द म्यूजियम, टू द म्यूजियम। और अब लिखो बाय माई सिस्टर। और एक वर्ड मैंने छोड़ दिया, क्या? जो मेरा एक्टिव था उसका मैंने एक वर्ड लिखा ही नहीं है कहीं, बताओ कौन सा?
मी नहीं लिखा, उसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हुई है, तो वो अपना आप ही सेंस ले लेगा। भाई ले जाया गया कौन, आई, जब मैं मुझे याद है, और कौन ले गया, माई सिस्टर, तो उसे डबल रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं। तो आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। ठीक है, बहुत ही बारीकी से देखना है, ये फेमस सेंटेंस है, फेमस। और 4 ऑप्शन आपको ऐसे बना के देगा, ऐसे बना के देगा कि अगर हल्की सी बात आप भूल गए तो कंफ्यूजन इतना हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा निशान कहाँ लगा, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, सब आगे पीछे करके लेगा वो सारे। एक बार टू द म्यूजियम बाद में लिख दिया, एक बार पहले लिख दिया, बताओ भैया नंबर कहाँ मिलेगा। तो चीजें इतनी आसान रह नहीं जाती फिर जितनी लगती हैं। नेक्स्ट है डोंट स्टे हेयर। सिंपली सेंटेंस है, बताइए कौन सा टेंस है, कौन सा रूल है। इंपेरेटिव, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता था, और मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट होता तो बाद में क्वेश्चन मार्क होता, क्योंकि शुरू में अगर डू डज आ रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव में ही पॉसिबल है, और इंटरोगेटिव इंपेरेटिव में तो होता नहीं, वो तो कहाँ होता है, किसी टेंस के अंदर होता है, और टेंस होते हैं 12, जबकि इंपेरेटिव उससे बाहर की बात है। चलो जी, फिर इंपेरेटिव आ गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ, लेट से भी बन जाएगा, किसी और से बनाना चाहो वो भी बन जाएगा, दोनों से बना के दिखाते हैं। पहले गलत क्या है, सही है, उसके चक्कर की बात है। ये तो हो गई वर्ब, और स्टे भी क्या है, मेन वर्ब, तो अब ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब भी है ना, तो अब ये किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन किसी की सेंटेंस में डू क्या होती है, मेन वर्ब भी होती है, वो एक अलग बात। और हियर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब इसमें मुझे ये बताइए, अगर मैं इसे लेट से बनाऊं तो कैसे बना सकता हूँ, ज्यादा बना सकता हूँ, लेट नॉट बी स्टेड हियर, ये बना सकता हूँ, है ना। और अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊं इसे, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, तो इनमें से कौन सा शब्द लूं, रिक्वेस्ट लूं, एडवाइज लूं, ऑर्डर लूं, क्या लूं। ये कह रहे हैं डोंट स्टे हियर, यहां मत रुको, तो ऑर्डर ही लग रहा, ऑर्डर ही करें। बाकी हो तो सकता है एडवाइस भी, लेकिन अभी लिख लेता हूं पहले में, यू आर ऑर्डर टू, ये तो मैं लिख लिया। अब इसे तो मैं ऐसे ही उतार देता था, बताओ भाई ऐसे ही उतार दूं या कुछ चेंज करूं, क्या चेंज करूं, यू आर ऑर्डर, यहाँ पे नोट लगाऊं, नॉट टू स्टे हियर, बिल्कुल सही, क्योंकि जो डू है वो तो पैसिव में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर वो मेन वर्ब होती तो फिर वो आता, डू का क्या हो जाता, डन हो जाता, तो ये डू तो आएगा नहीं। अब ये नोट रह गया, स्टे रह गया, हियर रह गया, स्टे भी आ गया, हियर भी रह गया, तो मुझे आप कोई बताए कि भाई ये नोट यहाँ क्यों लिखा गया है, यहाँ क्यों नहीं लिखा, कोई रीजन बताओ। कायदे में तो यही लिखना चाहिए, क्योंकि हम तो ये तो पढ़ गए हैं, यू आर ऑर्डर टू तो लिख लो, और जो फिर सेंटेंस है उसे ऐसी कॉपी कर दो। तो यहाँ इसमें ऐसी क्या बात हुई कि नोट पहले आ गया, कोई जवाब है आपके पास तो बताओ। एक दो स्टूडेंट तो काफी अच्छे होंगे इसमें, आप आपसे उम्मीद है, आप बताओगे। हाँ जी, बिल्कुल बात सही। हम बात कर चुके हैं कि टू के बाद क्या आती है हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मैं यहाँ नोट को लिख दूंगा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, हम पढ़ नहीं रहे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ नोट लिख दूंगा, डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा मामला, इसलिए नोट को कहाँ लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, ताकि ये कॉम्बिनेशन बना रहे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक,
अब ये भी बन गया और ये भी बन गया, ऑब्वियसली नंबर तो आपको इसी में मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि मैंने कह रखा है कि अगर किसी में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे लेट से ना बनाया जाए, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। बना के तो मैंने दिखा दिया, ऐसे ये भी है, वही बात मैं रिपीट करूंगा। लेकिन जो नंबर लेने वाली प्रवृत्ति है वो किसमें मिलेगा? नीचे वाले में मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? बनने को तो बन गया। अब एक बात मैं अभी और कह रहा था आपसे कि भाई इसमें एडवाइस भी आ सकता है। हम तो बस सेंटेंस को देख के पढ़ लेते हैं भाई डोंट स्टे हियर, कि यहाँ मत रुको। तो एक्चुअली एडवाइस हो या ऑर्डर हो, वो तो मुझे लगता है एक्सप्रेशन से होती है। जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे तो पता चलेगा कि भाई एडवाइस है या ऑर्डर है। शब्दों से कैसे पता चल जाएगा? शब्दों से तो बस हम अपना आप आइडिया लगा लेते हैं। अगर मान लिया कोई इंसान मेरे आगे है तो मैं उसके जेस्चर्स पोस्चर्स से देख के पता करूंगा वो मुझसे किस तरह से ट्रीट कर रहा है। वो कह रहा है डोंट स्टे हियर, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी कड़क है, थोड़े से चेहरे पे तनाव है, तो मुझे लग रहा है कि भाई वो मुझे ऑर्डर दे रहा है। और मैं कहता हूँ डोंट स्टे हियर, दिस इज नॉट द प्लेस टू डू सच थिंग्स। तो मेरा बोलने का लहजा बड़ा अलग सा है, थोड़ा सा एडवाइस है भाई हाँ मत रुको, ये जगह थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो एडवाइस भी हो सकती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो ऑर्डर का लगना या एडवाइस का लगना मुझे लगता है जेस्चर्स पे और पोस्चर्स पे डिपेंड करता है। जेस्चर्स और पोस्चर जानते हो? जानते हो? बताओ क्या होते हैं? जेस्चर बोलने का तरीका और पोस्चर जो बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी लैंग्वेज, जो चेहरे पे जो हाव भाव आते हैं उन्हें जेस्चर्स कहते हैं, और जो बॉडी की लैंग्वेज होती है, वे ऑफ स्टैंडिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वो क्या होता है? पोस्चर्स। ठीक है? तो अगर मैं एक ऑप्शन ये दे दूं, एक ऑप्शन ये दे दूं, एक में लिखूं यहाँ एडवाइस, ये जो सब मैं बता रहा हूँ ना, यही चीजें होने वाली है आपके साथ। जब वहाँ मिलेगा तब आपको मेरी याद आएगी, यहाँ पे किसी ने ऐसा कुछ बताया था और अब मैं क्या करूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक एडवाइस हो गया, एक हो गया। ठीक, अब निशान कहाँ लगाओगे? मतलब सही क्या है गलत क्या है उन चीजों से बाहर निकलते हुए अब नंबर लेने वाली प्रवृत्ति है। मैं आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सही है और ये गलत है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि तीनों सही हैं, नंबर तो एक जगह मिलेगा। तो आपको अगर आप एक शार्प स्टूडेंट हो तो आपको उस एग्जामिनर की सोच पकड़नी पड़ेगी कि उसने ऐसे ऑप्शन क्या समझ के रखे हैं कि मैं नंबर कब दूं स्टूडेंट। सीधी सी बात, अगर आपकी सोच उससे मिलती है तो नंबर आपका है, अन्यथा नंबर है ही नहीं। वहाँ कोई आप प्रूव नहीं कर सकते सामने जाके भी मैं तो सही था, मैंने तो किताब में ये पढ़ा था, ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं। वो तो नंबर कटेगा या मिलेगा, बस दो बात होनी है वहाँ। तो बताओ भाई क्या रहेगा? फिर भी ये रहेगा या एडवाइस हो जाएगा? एडवाइस होगा तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। फिर एडवाइस हो जाएगा। क्यों? तो ऑर्डर जो है अपने कमांड क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये जिसकी बात आप कर रहे हैं ये आपके कमांड क्षेत्र में नहीं आता। कमांड क्षेत्र में नहीं आता। जैसे कोई भी जा रहा है तो उसका आपका कमांड नहीं है, और आपके अगर कोई रिलेटिव हैं या परिवार वाले हैं, मतलब जो आपकी बात को मान सकते हैं, आप उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। आप उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, जाने वाले को ऑर्डर नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। तो जो एडवाइस है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी मैं यहाँ ऐसे कह देता हूँ कि जब हमें यही बात क्लियर नहीं है कि कौन किसे कह रहा है, जो बात इन्होंने कही मैं वही दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ। जब हमें इस लाइन का यही पता नहीं कि कौन किससे बात कर रहा है तो मैं ऑर्डर कैसे मानूं? आप सोच के देखो, एडवाइस तो मानी जा सकती लेकिन ऑर्डर नहीं माना जा सकता जब तो ये पता नहीं कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। तो एडवाइस बेस्ट हो जाएगा, है ना? हालांकि मैं फिर एक बात अभी करेक्ट कर दूं, मुझे लगता है मेरी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से कि भाई एडवाइस हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी किताब में पढ़ो और फिर भी उसने एडवाइस वाले को काट रखा हो और ऑर्डर वाले पे सही कर रखा हो। ये चीजें पॉसिबल हैं, ये कोई अलग बात नहीं, क्योंकि हर एक इंसान अपने हिसाब से बताएगा चीजों, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है? तो जो चीजें रूल्स के अंदर हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ सोचने का क्राइटेरिया शुरू हो जाता है वहाँ आपका एक्सपीरियंस या कॉमन सेंस ही काम आपकी आने वाली है कि आपने कितनी चीज़ों को आपने एक साथ कर रखा है डील, वहीं वो चीज़ें काम आती है। एक आधा सेंटेंस वो लिखते हैं।
छोटा सा सेंटेंस है, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जगह है थोड़ी सी। ऑल लव हिम, ऑल लव हिम। बताओ जी, टेंस बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे लव क्या है, वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट डेफिनेट ही होगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का और ये ऑब्जेक्ट का, एक बेसिक सा सेंटेंस हो गया। बता दो क्या बनेगा, कैसे बोल दो डायरेक्ट। अभी भी समस्या है, कितने सेंटेंस कर लिए। ही इज लव्ड बाई ऑल, ठीक है। या कुछ करना है इसमें चेंज, बेटा रेस्पॉन्स जल्दी दिया करो। मैं तुम्हें देखते रह जाता हूँ, तुम इसे देखते रह जाते हो। जो बोलना है फास्ट बोलो। कुछ सही है ये, या कुछ चेंज करना है। सही है, सही है, बोलना ही तो है, क्या करना है, जब तुम आगे चलूंगा। जब बोलोगे ही तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे इन दो शब्दों की जरूरत नहीं है आपको, भाई ये सेंटेंस यही फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ही इज लव, क्योंकि यहाँ ये मेंशन नहीं किया कि लव करने वाला कोई स्पेसिफिक पर्सन है या नहीं है। ऑल कह के बात खत्म कर दिया, ठीक। अब इस दुनिया में कोई इंसान है तो उससे नफरत करने वाले बहुत सारे होते हैं, उससे प्यार करने वाले बहुत सारे होते हैं। तो जब आप पैसिव बोलोगे तो सिर्फ यही तो कहा जाएगा कि तुम्हें प्यार किया जाता है सभी के द्वारा, ये तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। वो जो वही बात है कि जो चीज़ नेसेसरी नहीं होती उसे पैसिव बनाते समय लिखा नहीं जाता। पहले भी मैं तो एग्जाम्पल दे चुका हूँ। एक तो था पीपल स्पीक इंग्लिश, तो मैंने कहा था कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपल, नहीं लिखोगे, कुछ ऐसा शायद आया था एग्जाम्पल। उसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपल भी क्या है, कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है, वो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। एक वो आया था शायद कि द रोबर्स लूटेड द बैंक, है ना। तो मैंने कहा था द बैंक वाज लूटेड बाय द रोबर्स, नहीं बोलना है, क्योंकि रोबर्स का तो काम ही लूटना है। तो आप रोबर्स को क्यों लिखोगे, वहीं छोड़ दोगे कहाँ पे, लूटेड। तो जो इसका बेस्ट होगा बस यही छोड़ना है आपको, कहाँ पे, ही इज लव। इसे आप नहीं लिखेंगे, ऑप्शन में दोनों लिखे हुए आएंगे और ये आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए समय हो गया, इस पीरियड में इतना ही, अब बस आगे करेंगे।